दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। आज बात कहां से शुरू किया जाए। संसद में हो रहे हंगामे, स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच बहस, विपक्ष का महंगाई के मुद्दों पर प्रदर्शन और आने वाले दिनों में सांसद पद से इस्तीफा से बात किया जाए या बंगाल में नोटों के मिल रहे पहाड़, उस ममता बनर्जी के राज्य में जो स्लीपर पहनकर, सूती साड़ी पहनकर सादगी का एक नया परचम लहरा रही है, या बात किया जाए गोवा के उस सिली सोल्स कैफे एंड बार पे जो स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर विवाद पैदा हुआ है। आप बात कहीं से भी शुरू करें, लेकिन इन बातों में आम लोगों के हित के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय राजनीति का वह चेहरा जो 2014 से भारत को बदल देने की कोशिश के साथ शुरू हुआ है। ईडी ताकतवर है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर भी लगा दी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब ईडी का गठन किया था तो उसके बाद इसके ताकत प्रदान करने वाली सरकार मनमोहन सिंह की सत्ता थी। तब भी विवाद हुआ था कि किसी संस्था को इतनी ताकत क्यों दी जानी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इस ईडी का दुरुपयोग उपयोग मनमोहन सिंह के सरकार के समय नहीं हुआ। उस ताकत को भुनाने का सबसे अच्छा खेल यदि हुआ है तो वह मोदी सरकार में हुआ, जहां दूसरी पार्टियों के लोगों पर ईडी का प्रहार होता है और जो भाजपा में आ जाते हैं या भाजपा के नेता हैं या भाजपा में हैं, उसकी फाइलें ईडी जरूरत पड़ने पर खोलने की बात कहते हुए उसे किनारे सरका देती है। इसमें भी आम आदमी कहां बैठता है। आम आदमी तो उस पैर से लेके सिर तक उपयोग में आने वाली उस हर वस्तु पर जीएसटी दे दे के परेशान है। और अब तो दही, दूध, आटा, खाद्यान्न जैसी जरूरतमंद चीजों के लिए भी जीएसटी लागू कर दी गई है। महंगाई पर बहस सोमवार से या उसके बाद कभी भी संसद में हो सकती है, लेकिन संसद में बहस कैसे होती है और उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या लोगों को राहत मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच एक और जो सवाल उठ रहे हैं, अब ममता बनर्जी के बाद अगला निशाना कौन, अगला टारगेट कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल होंगे अगला निशाना, या केसीआर होंगे तेलंगाना के, कौन होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 2024 की तैयारी में भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। साम दाम दंड भेद की सारी रणनीति को उन्होंने खोल दिया है और हर हाल में 2024 में वह सत्ता पाना चाहती है। वह जानती है कि महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम जनमानस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस देश में पत्थर को बंधन से पोत दिया जाए, जिस देश में पेड़ में पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, उस देश में आस्था का प्रवाह इतना प्रबल है कि आप इन तमाम मुद्दों को किनारे करके लोगों की भावनाओं के अनुरूप मुद्दा उठाकर राजनीति को अपने अनुरूप कर सकते हैं। क्या 2024 का चुनाव इसी तरीके से होगा? सुप्रीम कोर्ट या विदेश के दबाव की वजह से भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी या कट्टर हिंदू संगठन के लोग खामोश हैं,
हमलावर नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगी तलखी बढ़ते जाएगी, एक दूसरे पर प्रहार शुरू होगा। यह दावा भी किया जाएगा कि जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ते रही तो एक दिन यह देश मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। इस तरह के दावे किए जाते हैं। धर्मांतरण का एक अलग आरोप लगता है। लव जिहाद से लेकर आप फेहरिस्त देख लीजिए उस नौटंकी का। हम उसे नौटंकी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह सब बातें हकीकत से दूर। हकीकत है पेट और उसकी भूख, लेकिन इस सबसे भी बड़ी हकीकत है सच। और सच यदि सत्ता ना बोले और सत्ता में बैठे प्रमुख व्यक्ति ही लगातार झूठ बोले तो फिर चुनाव जीतने के लिए धर्म का, राष्ट्रवाद का ही सहारा लिया जा सकता है, और यह आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। खैर, स्मृति ईरानी की बेटी के मामला का क्या होगा? क्या ममता बनर्जी की राजनीति पर ग्रहण लग जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को हम विस्तार से आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि मोदी शासन काल में 9 लाख करोड़पति अरबपति लोग इस देश को क्यों छोड़ दिया? क्या वजह थी? क्या महंगाई या जीएसटी के कारण छोड़े वो लोग, या बेरोजगारी के कारण छोड़े? नहीं, इसकी प्रमुख वजह जो है हम आपको आने वाले दिनों में विस्तार से बताएंगे। हमारी टीम अध्ययन के लिए लगी हुई है, उन लोगों से बात कर रही है और जो जाने वाले हैं उनका भी व्यू ले रही है, और हम बड़ा खुलासा करेंगे कि क्यों लोग हर महीने हजारों लोग यह देश छोड़कर जाने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग तरह का खेल शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के पीएल पूनिया छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और वे कांग्रेस के भीतर के विवाद को सुलझाने के लिए आए हैं, सारे नेताओं को एक साथ बैठाने आए हैं। क्या वे सफल होंगे? यह एक अलग सवाल है। लेकिन कांग्रेस के कई विधायकों के खिलाफ अब जिस तरीके से गुंडागर्दी और लूट खसोट की खबर आने लगी है मंत्रियों की भी, वह भी हैरान कर देने वाली। और इन सबसे प्रदेश प्रभारी कैसे निपटेंगे? हाल ही में सिहावा की विधायक लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद 420 का मामला दर्ज हुआ है। क्या है यह पूरा मामला, यह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी संगठनों की हड़ताल को लेकर शासन ने एक फैसला कर लिया है। हड़ताली कर्मियों को अवकाश स्वीकृति के बाद ही वेतन दिया जाएगा, यानी 5 दिन जो हड़ताल में कर्मचारी रहे हैं उस अवधि का वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा। 5 दिन का हड़ताल समाप्त हो गया। आगे की रणनीति के लिए वे शीघ्र ही बैठने वाले हैं। क्या वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे? दावा तो यही किया जा रहा है। लेकिन इससे इतर छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूलों के सरकारी शिक्षक जो अलग अलग संगठन से, कोई शिक्षक संघ से, कोई नवीन शिक्षक संघ से है, कोई टीचर एसोसिएशन से, वे तमाम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं अपनी महंगाई भत्ता और डीआरए को लेकर, एचआरडी को लेकर। तब दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर एक बड़ा वर्ग नाराज है, क्योंकि नियमितीकरण का वादा भूपेश सरकार ने किया था और 3.5 साल बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार का अपना खेल है, उनका अपना जवाब है। कहा जा रहा है कि 3 अगस्त को इस पर बड़ा निर्णय भूपेश सरकार कर सकती है, लेकिन इससे पहले कर्मचारी संगठन हड़ताल की तैयारी में लग गए हैं। संयुक्त मोर्चा इनका बन गया है, जिसमें मनरेगा कर्मचारी हैं, संविदा बिजली कर्मचारी हैं, लोक निर्माण विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, इसी तरीके से तमाम विभाग में जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, इन लोगों ने यूनियन बनाकर हड़ताल की रूपरेखा की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ स्कूली सफाई कर्मचारी
संघ लगातार मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी भी यही मांग है कि नियमितीकरण किया जाए। 150 दिन से ऊपर उनके हड़ताल हो गया। अभी इस हड़ताल को विभिन्न संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है, जिसमें रसोइया संघ भी समर्थन कर रहे हैं। रसोइया संघ का भी हड़ताल चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेराव की चेतावनी दी थी और जाते हुए उन्हें पुलिस ने रोक दिया था। जबरदस्त नोकझोंक हुई थी, झड़पें हुई थी दोनों के बीच। लेकिन दूसरी तरफ स्कूली सफाई कर्मचारी संघ अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस तमाम आंदोलन की वजह से सरकारी कामकाज तो प्रभावित हुए हैं, पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है। तब सवाल यह है कि भूपेश सरकार आने वाले दिनों में किस तरीके से पार्टी के अंदरूनी झगड़े से निपटती है और कर्मचारियों के आक्रोश को लेकर वह क्या निर्णय लेती है, यह सवाल है। धन्यवाद।